नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ और आज जो अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं वो अपना टॉपिक है पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव। तो हमारा टॉपिक है पृष्ठीय ऊर्जा तथा पृष्ठ तनाव। ठीक है, अपना टॉपिक क्या है? पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव, ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने पृष्ठीय ऊर्जा की बात कल की थी और उसके बाद अपने इनमें संबंध देखेंगे कि पृष्ठीय ऊर्जा और पृष्ठ तनाव जो है किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो द्रव का जो पृष्ठ होता है उस द्रव के पृष्ठ में अपने क्या करें, अगर वर्दी करें, जैसे ये क्या है द्रव और ये ऊपर वाला द्रव का पृष्ठ है। अगर इस पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करें, अपने वृद्धि करें, तो इस द्रव पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए अपने पृष्ठ तनाव के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? तो ये कार्य पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है? तो वो कार्य संचित हो जाता है पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में। अब अपने पृष्ठीय ऊर्जा का क्या करते हैं? मान ज्ञात करते हैं। पृष्ठीय ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए अपने एक तार का फ्रेम लेते हैं। अपने क्या किया? तार का एक फ्रेम लिया। जैसे ये हमारे पास में क्या है, तार का एक फ्रेम है ए और बी। ठीक है, यू आकृति का फ्रेम है और इस फ्रेम के अंदर एक तार लगा हुआ है ए बी, जिसे अपने क्या कर सकते हैं, ये जो यू आकृति का फ्रेम है इस पर बिना घर्षण के गति करवा सकते हैं। ठीक है, अपने क्या करना है, एक फ्रेम लेना है। जैसे ये हमारे पास में क्या था, यू आकृति का एक फ्रेम था और इसमें हम लोगों ने क्या लिया है, एक तार लिया है। वो तार क्या है? ए बी है। ये तार ए बी जो है इस फ्रेम के अंदर बिना घर्षण की गति कर सकता है, यानी बिना घर्षण के आप लोग क्या कर सकते हो, इस तार को आगे पीछे खिसका सकते हो। और ये जो आपके पास में क्या है, कोई एक फिल्म है। फिल्म कैसे बनी? आप क्या करोगे, इस फ्रेम को किसी गोल में डुबो दोगे। जैसे साबुन का घोल लेते हैं और उस घोल में अगर अपने क्या करते हैं, इस फ्रेम को डुबो दें, तो घोल को फ्रेम में डुबाने पर क्या हो जाएगा, घोल को फ्रेम में डुबाने पर यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। ठीक है, अब अपने क्या करें, तार ए बी की मोटाई जो है इसकी वजह से यहाँ पर फिल्म के दो पृष्ठ बनेंगे और ये जो फिल्म है ये अपने क्षेत्रफल को क्या कोशिश करेगी, न्यूनतम रखने की कोशिश करेगी। ठीक है, ये जो फिल्म यहाँ पर बनी है ये क्या कोशिश करेगी, अपने पृष्ठ को न्यूनतम रखने की कोशिश करेगी। और तार ए बी जो है वो कैसा है, मोटाई का है, थोड़ा मोटा तार है। तार मोटा होने की वजह से क्या होगा, दो फिल्म यहाँ पर बनेगी। जैसे ये क्या है, आपके पास में ये तार लगा हुआ है, इसे सामने से अगर आप लोग देखो तो एक तो फिल्म इसके इस ओर बनेगी और दूसरी फिल्म जो है इसके इस ओर बनेगी। इस प्रकार से यहाँ पर कितनी फिल्म बन जाएगी, दो बन जाएगी। एक इस साइड आएगी और दूसरी फिल्म जो है वो इस साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर दो फिल्म जो है वो साबुन की बन जाएगी। अब पृष्ठ तनाव की वजह से ये फिल्म अपने पृष्ठ के क्षेत्रफल को क्या रखने की कोशिश करती है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की कोशिश करती है। ठीक है, ये क्या कोशिश करती है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की कोशिश करती है। और अगर अपने पास में पृष्ठ तनाव बल जो है, पृष्ठ तनाव बल जो है वो कितना हो, टी हो, अपने पास में पृष्ठ तनाव बल कितना हो, टी हो, तो अपने इसको साम्य अवस्था में रखने के लिए, यानी ए बी साम्य अवस्था में रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाह्य बल लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं वो बाह्य बल कितना है, एफ है। ठीक है, और ये जो तार है इस तार की लंबाई कितनी है, एल। तो साम्य अवस्था के अंदर आपके पास में एफ का मान कितना होगा, साम्य अवस्था के अंदर आपके पास में f का मान होगा और f बराबर होगा T2L के। ठीक है, किसके बराबर होगा, f बराबर होगा T2L के। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है पृष्ठ तनाव की परिभाषा से। एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा था वो किसके बराबर होता है, पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। यहाँ तार जो है, इस तार की लंबाई हम लोगों ने कितनी ले रखी है, इस तार की लंबाई हम लोगों ने L ले रखी है। परंतु आप लोग यहाँ देखोगे कि हमने मल्टीप्लाई जो किया है
वो मल्टीप्लाई एल से न करके किससे किया है, 2l से मल्टीप्लाई किया है। अब ये 2l से मल्टीप्लाई क्यों किया है, इसकी भी अपनी एक वजह है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर 2 फिल्म है, ठीक है। ये जो साबुन है इसकी 2 फिल्म होने की वजह से अपनी लंबाई कितनी ली है, 2l। ये तो f किसके इक्वल है, T2l के इक्वल है। अब अपने मान लेते हैं कि तार को अपने क्या कर देते हैं, नीचे खिसका देते हैं। और कितना खिसका देते हैं, अपने a डैश b डैश नीचे खिसका देते हैं। यानी अपने तार को क्या करते हैं, a डैश b डैश नीचे खिसका देते हैं। मान लेते हैं इसमें कितना विस्थापन देते हैं, तो इसमें विस्थापन देते हैं डेल x। तो डेल x विस्थापन दे करके हम इसे ले आते हैं a डैश b डैश पोजीशन पर। तो इसके लिए अपने बल F लगाना पड़ेगा और बल F के द्वारा जो कार्य किया जाएगा, बल F द्वारा किया गया कार्य है। तो बल F द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, तो बल F द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो W कार्य किया जाएगा। कितना कार्य किया जाएगा, W कार्य किया जाएगा। और वो किसके बराबर होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन के। और यहाँ विस्थापन कितना है, डेल x है। तो अपने पास में जो W आया है, W किसके इक्वल है, F इंटू डेल x के इक्वल है। अब अपने F का अगर मान रख दें तो ये बनेगा T2l और डेल x, ठीक है। क्या बनता है, T2l और डेल x। ये अपने पास में जो मान आया है, इस मान के अंदर फिल्म के जो दोनों पृष्ठ हैं उनकी क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है, फिल्म के दोनों पृष्ठों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है 2l इंटू डेल x, ठीक है। इसे मान लेते हैं किसके बराबर है, डेल a के बराबर है। देखिए अपने U आकृति का फ्रेम था, ए बी इस पर क्या लगा रखा था, एक तार लगा रखा था। और अपने इस पर F बल लगा करके इसे विस्थापित कर देते हैं और a डैश b डैश पोजीशन पर ले आते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर जो विस्थापन होता है वो मान लेते हैं कितना हुआ, डेल x हुआ। यानी डेल x क्या है, इसके अंदर होने वाला विस्थापन है। L एक फिल्म के लिए मोटाई है, दूसरी फिल्म के लिए भी L मोटाई है, तो टोटल लंबाई जो है उसमें वृद्धि हो रही है वो कितनी है, 2l है। तो 2l और डेल x को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में जो राशि आ रही है वो मान लेते हैं क्या है, क्षेत्रफल डेल a है। तो W किसके इक्वल, T डेल a के बराबर। तो कार्य का सूत्र आपके पास में क्या आ जाता है, T डेल a आ जाता है। और अगर पृष्ठ फिल्म का ताप नियत है तो ये जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, अगर ताप नियत है, यदि पृष्ठ फिल्म का ताप नियत है तो क्या होगा, तो अपने ये जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य ही किसके रूप में संचित हो जाएगा, ये कार्य ही ऊर्जा में संचित हो जाता है, ठीक है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य किसके रूप में संचित होता है, ये कार्य ही संचित हो जाता है ऊर्जा के रूप में, ठीक है। हम लोगों ने जो कार्य किया है ये कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कब, जब ताप अपने क्या रखते हैं, पृष्ठ फिल्म का नियत रखते हैं। तो आपके पास में यहाँ पर जो कार्य का सूत्र आता है वो क्या आता है, W इक्वल T डेल a आता है। और जब अपने पास में डेल a का मान एकांक होता है तो W किसके बराबर आ जाता है, T के बराबर आ जाता है, ठीक है। जब अपने पास में डेल a जो है, डेल a का मान क्या हो, 1 अर्थात कितना हो, एकांक हो। डेल a का मान 1 हो अर्थात एकांक हो, तो उस समय अपना W किसके बराबर आ जाता है, T के बराबर आ जाता है। यानी आप लोग बोल सकते हो कि द्रव पृष्ठ का पृष्ठ तनाव जो है वो उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर द्रव के पृष्ठ में एकांक वृद्धि कर दे, ठीक है। यानी यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, इसकी परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो परिभाषा पृष्ठ तनाव की, कि अगर आपके पास में डेल a जो है उसका मान कितना हो, 1 हो, तब उस कंडीशन के अंदर आपका W जो है वो किसके बराबर आ जाता है, T के बराबर आ जाता है। ध्यान रखना यहाँ T जो है वो क्या है, आपके पास में ताप नहीं है, वो पृष्ठ तनाव है, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो W किसके इक्वल है, T के इक्वल है। तो पृष्ठ तनाव बल जो है वो उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप वाले पृष्ठ के अंदर एकांक वृद्धि कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में पृष्ठ तनाव की एक अन्य परिभाषा भी प्राप्त हो जाती है। इस परिभाषा से अगर आप लोग क्या करते हो, पृष्ठ तनाव का मात्रक लिखते हो, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से अगर पृष्ठ तनाव का मात्रक लिखा जाता है तब देखिए
यहाँ से अगर पृष्ठ तनाव का मान लिखना हो अपने को तो W इक्वल है T डेल A के, ठीक है। और आपके पास में जो T है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो W अपॉन डेल A के बराबर आ जाएगा। W जो है वो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, अपॉन में A क्षेत्रफल है, तो आपके पास में मात्रक क्या बनता है, जूल मीटर स्क्वायर बनता है। ये किसका मात्रक है, तो ये पृष्ठ तनाव का मात्रक है, ठीक है। ये पृष्ठ तनाव का मात्रक जो है वो किस मात्रक के बराबर है, तो ध्यान रखना ये न्यूटन बटे मीटर जो आप लोगों ने लिखा था उस न्यूटन बटे मीटर के बराबर है, ठीक है। जो न्यूटन बटे मीटर हम लोगों ने पहले लिखा था पृष्ठ तनाव का, F इक्वल जो T इक्वल F अपॉन L आप लोगों ने लिखा था, जो आप लोगों ने लिखा था T इक्वल F अपॉन L, ये उसी मात्रक के बराबर है। F के लिए न्यूटन और L के लिए क्या है, मीटर आया है। तो न्यूटन बटे मीटर के तुल्य है कौन, जूल बटे मीटर स्क्वायर, ठीक। जूल जो आपके पास में किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है। यहाँ से आप लोग जानते हो, देखो इससे आप लोग ये बना सकते हो आराम से, क्यों, क्योंकि जूल की बात की जा रही है। जूल किसके लिए है, कार्य के लिए, और कार्य के लिए मात्रक क्या बनता है, कार्य के लिए बनता है न्यूटन इंटू मीटर, अपॉन में क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से ये कट जाएगा और क्या बन जाएगा, न्यूटन बटे मीटर बन जाएगा, ठीक है। जो आप लोगों ने जूल बटे मीटर स्क्वायर लिख रखा है वो किसके तुल्य है, तो वो न्यूटन बटे मीटर के तुल्य है। तो ये एक अन्य मात्रक पृष्ठ तनाव का प्राप्त होता है अपने को, एक तो न्यूटन प्रति मीटर और एक बनता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल बटे मीटर स्क्वायर, और एक आपके पास में न्यूटन बटा मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें और बात करते हैं स्पर्श या संपर्क कोण की, कि संपर्क कोण जो है वो अपने पास में क्या होता है। देखिए आगे आता है इसके अंदर संपर्क कोण। संपर्क कोण, संपर्क कोण, तो अपने देखेंगे कि जो संपर्क कोण होता है, इस संपर्क कोण का मतलब क्या होता है। संपर्क कोण जो है इसे अपने किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो संपर्क कोण को परिभाषित करने के लिए आप लोग देखोगे कि जब क्या होता है, कोई भी द्रव किसी ठोस के संपर्क में आता है, कोई भी द्रव क्या होता है, ठोस के संपर्क में आता है, तो जो द्रव की मुक्त सतह होती है या द्रव का जो मुक्त पृष्ठ होता है वो उस संपर्क बिंदु से क्या हो जाता है, वो उस संपर्क बिंदु से हो जाता है कुछ वक्रीय, और उसे अपने किस नाम से जानते हैं, संपर्क कोण के नाम से जानते हैं। और अलग अलग प्रकार के जो द्रव होते हैं उनके लिए ये वक्रता जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो अब देखिए अपने परिभाषा किसकी, संपर्क कोण की। तो संपर्क कोण का मतलब क्या है, संपर्क कोण का मतलब है द्रव तथा ठोस के किसी स्पर्श बिंदु से, द्रव तथा ठोस के, द्रव तथा ठोस के, द्रव तथा ठोस के किसी संपर्क बिंदु से, किसी संपर्क बिंदु से, संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, संपर्क बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर, ठोस के पृष्ठ पर, ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर, द्रव के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, यानी आपको क्या करना है, ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर स्पर्श रेखा खींचनी है। खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य बने कोण को, के मध्य बने, स्पर्श रेखा के मध्य बने, के मध्य बने कोण को, कोण को द्रव तथा ठोस
द्रव तथा ठोस का संपर्क कोण कहते हैं। बने कोण को द्रव तथा ठोस का संपर्क कोण कहते हैं। द्रव तथा ठोस का संपर्क कोण कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में परिभाषा होती है किसकी, संपर्क कोण की। तो अपने डायग्राम्स की सहायता से इसे समझेंगे। एक बार के लिए फिर से मैं आपको सारी परिभाषा बता देता हूँ कि अपने जो संपर्क कोण होता है, संपर्क कोण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले संपर्क की बात करते हैं तो संपर्क का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो द्रव होता है, आप लोग जब क्या करते हो, इसे किसी पात्र के अंदर डालते हो, यानी किसी भी ठोस के अंदर आप लोग क्या करते हो, इसे डाल देते हो ठोस पात्र के अंदर। तो आप लोग देखते हो कि जो ठोस पत्र आपके पास में होता है, एक तो वो और एक जो आपके पास में द्रव का मुक्त पृष्ठ होता है, उन दोनों का जो संपर्क बिंदु होता है, उस संपर्क बिंदु पर द्रव जो है वो क्या हो जाता है, वक्रीय हो जाता है। यानी द्रव पृष्ठ पर क्या आ जाती है, वक्रता आ जाती है। भिन्न भिन्न जो पृष्ठ होते हैं उनके लिए वक्रता जो है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और वहाँ पर जो कोण बनता है वो क्या होता है, आपके पास में संपर्क कोण होता है। परिभाषित आपको किस प्रकार से करना है, तो परिभाषित करते टाइम आप लोग लिखोगे द्रव तथा ठोस के संपर्क बिंदु से, यानी आपको द्रव और ठोस का जो संपर्क बिंदु होता है उस संपर्क बिंदु पर क्या करना है, द्रव के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींच देनी है। यानी द्रव का जो पृष्ठ है उस पर क्या कर देनी है, आपको स्पर्श रेखा खींच देनी है। और दूसरी स्पर्श रेखा आपको किस पर खींचनी है, दूसरी स्पर्श रेखा आपको खींचनी है ठोस पर। यानी एक तो आपने द्रव पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींच दी है और दूसरी आपने कहाँ खींच दी है, ठोस पर खींच दी है। परंतु आपने ठोस पर जो स्पर्श रेखा खींची है वो होती है द्रव पृष्ठ के अंदर, यानी ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है, वो कोण कहलाता है संपर्क कोण। उसे अपने किस नाम से जानते हैं, संपर्क कोण के नाम से जानते हैं। ये जो है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमारे पास में बनता है। कभी ये न्यून कोण होता है, कभी ये अधिक कोण के रूप में होता है। देखिए अलग अलग प्रकार से अगर अपने इसे बनाएं तो जैसे कि आपके पास में ठोस है, ये क्या है, आपके पास में ठोस है, ठीक है। और द्रव जो है आपके पास में कुछ इस प्रकार से है, ये आपके पास में द्रव है। एक तो ऐसा डायग्राम बन सकता है, एक अन्य डायग्राम अगर अपने बनाए तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन सकता है, ठोस और ये डायग्राम, ठीक है। तो जो आपके पास में ठोस और द्रव का संपर्क बिंदु है, ये द्रव है, ये भी आपके पास में द्रव है। तो जो ठोस और द्रव का संपर्क बिंदु है इस पर आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप लोग देख सकते हो कि आपने एक तो स्पर्श रेखा खींची है कहाँ पर, अगर इसे मैं डायग्राम ऐसे और इसे वैसे लिखूँ तो आपको क्या करना है, संपर्क कोण की परिभाषा के रूप में आपको क्या करना है, जो द्रव के पृष्ठ होता है उस पृष्ठ पर आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। द्रव के पृष्ठ पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, परंतु कहाँ से खींचनी है, जहाँ से द्रव तथा ठोस का संपर्क बिंदु होता है। तो द्रव तथा ठोस का ये क्या है, संपर्क बिंदु है। तो यहाँ से आपने स्पर्श रेखा खींच दिया, किस पर खींच दी है, द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींच दिया। तो ये आपने क्या किया, यहाँ से द्रव के मुक्त पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींची है। इसी तरीके से आपको यहाँ क्या करना है, द्रव के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींच देनी है, ठीक है। खींचने के बाद में अब आपको क्या करना है, ठोस के पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींचनी है। यानी ये जो ठोस है इसके पृष्ठ पर भी आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, परंतु ये स्पर्श रेखा कहाँ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए द्रव के अंदर। ये जो द्रव आपके पास में इसके अंदर आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। इस ठोस पर स्पर्श रेखा खींचनी है, परंतु खींचनी कहाँ है, द्रव के अंदर खींचनी है। इनके मध्य ये जो कोण बन रहा है, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये कोण क्या है, ये कोण हमारे पास में संपर्क कोण है। अलग अलग प्रकार की ये सतह बनती है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये सतह जो है वो किस प्रकार की बनी है, तो यहाँ पर ये सतह जो है वो बनी है उत्तल आकृति की, और यहाँ जो ये सतह बनी है ये बनी है अवतल आकृति की। तो ये अवतल आकृति की सतह है और ये किस प्रकार की सतह है, उत्तल आकृति की सतह है। यहाँ ये जो कोण है वो कैसा है, यहाँ ये कोण न्यून कोण है, ठीक है। संपर्क कोण जो आपके पास में ये कैसा है, न्यून कोण है। और यहाँ आप लोग देख सकते हो जो ठोस द्रव आसंजक बल है, जो ठोस द्रव आसंजक बल है, इस डायग्राम के अंदर आप क्या देख सकते हो कि जो ठोस द्रव आसंजक बल है, ठोस द्रव आसंजक बल, ठोस द्रव आसंजक बल द्रव सहसंजक बल से अधिक है, द्रव सहसंजक बल से अधिक है, ठीक है। यानी यहाँ ये क्या है, अधिक है, कौन,
जो आपके पास में ठोस द्रव आसंजक बल है, ठोस द्रव जो आसंजक बल है ये आपके पास में अधिक है किसकी तुलना में, द्रव द्रव सहसंजक बल की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ ये कोण कैसा है, तो यहाँ ये कोण जो है वो न्यून कोण बन रहा है और द्रव की सतह जो है तो वो किस प्रकार की सतह बन रही है, वो अवतल आकृति की सतह बन रही है। और यहाँ ठोस द्रव आसंजक बल जो वो ज़्यादा है और द्रव द्रव के मध्य जो सहसंजक बल है वो क्या है, कम है। इस प्रकार की सतह जो होती है वो क्या करती है, वो ठोस की सतह को भिगोती है। ठीक है, यानी अगर आप लोग क्या करते हो, इस प्रकार के द्रव को किसी भी ठोस के अंदर डाल देते हो जिसके लिए ये थीटा जो है ये क्या हो, न्यून कोणों और अवतल आकृति की सतह बनती हो, जिनके लिए आसंजक बल का मान अधिक हो ठोस द्रव के मध्य और सहसंजक बल द्रव द्रव के मध्य लगने वाला क्या हो, कम हो। तो इस प्रकार का जो द्रव होता है इसे जो आप लोग किसी भी ठोस के अंदर डाल देते हो तब वो सतह को क्या करेगा, भिगोएगा। ठीक है, यानी सतह जो है उसे वो क्या कर देता है, गीली कर देता है। नेक्स्ट जो आपके पास में है उस उदाहरण के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो आकृति बन रही है, जो यहाँ पर आकृति बन रही है वो कैसी बन रही है, उत्तल आकृति बन रही है। और कोण कैसा बन रहा है, तो आप लोग देख सकते हो ये 90 डिग्री से अधिक कोण है, इसलिए ये कौन सा कोण है, अधिक कोण है। यानी दूसरे डायग्राम के अंदर अपने जो कोण बन रहा है वो कैसा कोण है, वो अधिक कोण है। यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है और सतह जो आपके पास में वो कैसी है, उत्तल सतह है। ठीक है, और यहाँ पर जो ठोस द्रव के मध्य आसंजक बल जो लग रहा है वो कैसा है, तो वो है आपके पास में दुर्बल। ठीक है, वो कैसा है, दुर्बल है। और जो द्रव द्रव के मध्य सहसंजक बल है, द्रव द्रव के मध्य सहसंजक बल जो है वो क्या है, अधिक है। द्रव के मध्य लगने वाला जो सहसंजक बल आप लोगों ने लिख रखा है वो सहसंजक बल जो है वो क्या है, अधिक है। और यहाँ पर आसंजक बल जो है वो कैसा है, दुर्बल है। तो ये ठोस द्रव के मध्य लगने वाला आसंजक बल दुर्बल है और द्रव द्रव के मध्य लगने वाला सहसंजक बल जो है वो कैसा है, प्रबल है। ऐसे द्रव के अंदर जब आप लोग क्या करते हो, ऐसे द्रव को किसी ठोस के अंदर जब आप लोग डालते हो तो ये सतह को क्या नहीं करती है, भिगोते नहीं है। ठीक है, भिगोते नहीं है। ये द्रव जो है वो क्या करते हैं, ये द्रव जो है वो इसे भिगोएंगे नहीं। इस प्रकार के डायग्राम को आप लोग ऐसे भी बना सकते थे, जैसे ये आपके पास में एक ठोस है और इसके अंदर अगर आप लोग क्या कर देते हो, पानी जैसे द्रव है, इस द्रव को आप लोग डाल देते हो, तब आपको स्पर्श रेखा खींचनी है। एक तो इस तरफ आ जाएगी और एक आपके पास में जो स्पर्श रेखा आएगी वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। और यहाँ जो आपके पास में कोण बनेगा वो कोण कैसा बनेगा, वो न्यून कोण बनेगा। तो इस प्रकार से क्या करती है, ये जो होता है जिनके लिए आकृति कैसी बनती है, अवतल बनती है, न्यून कोण बनता है, वे द्रव क्या करते हैं, ठोस की सतह को भिगो देते हैं। जैसे ये आपके पास में ठोस है और ये जो आपके पास में है क्या है, द्रव है। और इस द्रव की बूंद को जब आप लोग क्या करते हो, ठोस पर डालते हो तो ये ठोस पर एक समान रूप से फैल जाती है। यानी द्रव जो है ये क्या कर देता है, ठोस की सतह को गीला कर देता है। परंतु ये जो आकृति है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अगर आप लोग यहाँ क्या करते, इस ठोस पर द्रव को डाल देते, तो जैसे ही आप लोग ठोस पर द्रव को डालते तब वो कैसी आकृति ग्रहण कर लेता, वो गोलाकार आकृति को ग्रहण कर लेता। और एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाती, एक यहाँ पर खींची जाती, और ये जो कोण आपके पास में थीटा आता, ये कोण कैसा बनता, ये अधिक कोण बनता। और ये जो आपके पास में द्रव है ये ठोस को क्या नहीं कर पाएगा, गीला नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने क्या कर सकते हैं, सहसंजक और आसंजक बल के आधार पर देख सकते हैं कि संपर्क कोण जो है वो आपके पास में कितना आएगा। और संपर्क कोण के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि जो आपके पास में द्रव है वो ठोस की सतह को भिगोएगा या नहीं भिगोएगा, यानी सतह जो है वो गीला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अब अपने इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए अपने देख सकते हैं कि जो आपके पास में शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल को अगर आप लोग क्या कर देते हो, कांच पर डाल देते हो, तो संपर्क कोण जो है वो क्या होता है, वो इसके लिए शून्य होता है। यानी शुद्ध जल की बूंद जो है वो साफ कांच की प्लेट पर अगर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। और साधारण जल और कांच के लिए वो कितना होता है, वो 8 डिग्री आपके पास में होता है। ठीक है, और जल जो है वो कांच को भिगो देता है, परंतु पानी के लिए वो कितना होता है, 135 डिग्री होता है। और पारा जो है वो कांच को गीला नहीं कर पाता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा देखिए अपने इसे समझेंगे। ये जो संपर्क कोण है इसके कुछ एक उदाहरण अपने देखते हैं।
देखिए, एक तो अपने इसके अंदर कांच और जल लेते हैं और एक अपने कांच और पारा लेते हैं, एक के अंदर अपने चांदी और जल लेते हैं। ये अपने पास में 3 अलग अलग पात्र हैं। ठीक है, इन 3 अलग अलग पात्रों के अंदर अपने अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ है उन्हें रख देते हैं। यहाँ अपने चांदी लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसे रख देते हैं। और शुरुआत के जो 2 डायग्राम है इसमें अपने किसी काम में लेते हैं, कांच को काम में लेते हैं। यहाँ अपने कांच को काम में लेते हैं। फर्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर अपने जल को भर देते हैं। फर्स्ट जो डायग्राम इसके अंदर अपने क्या भर देते हैं, जल को भर देते हैं। तो यहाँ अपने क्या डाल दिया, जल डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम जो है वो प्राप्त हो जाएगा। अगर आप लोग क्या कर देते हो, इसमें जल डाल देते हो। सेकंड डायग्राम के अंदर अपने क्या कर देते हैं, इसमें पारा डाल देते हैं। जैसे ही पारे को आप लोग डालते हो कुछ इस प्रकार का डायग्राम जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है, पारा डाल दिया है, पारा। और लास्ट जो आपके पास में डायग्राम है उसमें हम लोगों ने क्या कर रखा है, चांदी डाल रखी है और यहाँ पर क्या रख देते हैं, अपने जल को रख देते हैं। यहाँ पर क्या डाल देते हैं, जल डाल देते हैं। यहाँ पर अपने क्या कर दिया, जल को डाल दिया है। तो ये 3 डायग्राम हमारे पास में आते हैं। सबसे पहले जो आपके पास में डायग्राम है उसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि जल और कांच जो होता है उसके लिए आपके पास में कोण कितना डिग्री होता है। तो जल और कांच के लिए आपके पास में ये कोण बिल्कुल अलग होता है। लगभग ये कोण जो है आपके पास में कितना होता है, 8 डिग्री होता है। ठीक है, ये थीटा जो है वो अलग होता है, लगभग कितना होता है, ये 8 डिग्री होता है। यानी यहाँ जो थीटा है वो लगभग कितना होता है आपके पास में, तो वो लगभग आपके पास में होता है 8 डिग्री। और जो आपके पास में पारा और कांच है उसके लिए ये कोण कितना होता है, तो उसके लिए ये कोण होता है लगभग 135 डिग्री। और यहाँ ये जो कोण बनता है ये कितना डिग्री बनता है, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ जो ये कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से ये कोण जो आपके पास में बनता है कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। और यहाँ ये जो कोण आपके पास में बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, ये थीटा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोण बनेगा। कि कैसा होगा, ये अधिक कोण होगा। और ये आपके पास में क्या है, संपर्क कोण है। तो इन दोनों डायग्रामों के अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो कांच है, कांच और जो जल आपके पास में है, इस डायग्राम के अंदर ये न्यून कोण बन रहा है, कोण बिल्कुल अलग बन रहा है। इस कंडीशन के अंदर जल जो है वो पानी को क्या कर देगा, ये जो जल आपके पास में ये कांच को क्या कर देगा, कांच की सतह को भिगोता है। ठीक है, ये कांच की सतह को क्या कर देता है, भिगोता है। परंतु जो सेकंड डायग्राम है इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये क्या नहीं करेगा, भिगोएगा नहीं। ठीक है, यानी पारा जो है वो क्या नहीं करेगा, इसको भिगोएगा नहीं। और जो आपके पास में चांदी और जल है, चांदी और जो जल आपके पास में है, तो इनके लिए आप लोग देख सकते हो कि इनके लिए जो कोण है वो कैसा है, 90 डिग्री है। यानी चांदी जो आपके पास में, इसके लिए ये कोण कितना है, 90 डिग्री है। चांदी के लिए आपके पास में जो सतह आएगी चांदी की, वो क्या आएगी, ना तो उत्तल आएगी और ना ही अवतल आएगी, वो बिल्कुल क्षैतिज प्रकार की सतह आपको प्राप्त होगी। तो चांदी के लिए आपको ये डायग्राम मिलता है। और जो पारा और जो कांच है उसके लिए ये मिलता है। और जल और जो आपके पास में कांच है उसके लिए ये डायग्राम मिलता है। यानी कांच को जो है जल भिगो सकता है, परंतु पारा जो है वो कांच को नहीं भिगो पाएगा। और जो आपके पास में जल है वो चांदी को जो सतह होगी उस पर बिल्कुल क्षैतिज होगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि अपने इस कोण, संपर्क कोण की सहायता से देख सकते हैं कि कौन सा द्रव जो है वो ठोस की सतह को भिगोता है और कौन सा द्रव जो है वो ठोस की सतह को नहीं भिगोता है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो कि जब केरोसिन वगैरह जो होता है वो किसी फर्श पर गिर जाता है तो उसे आप लोग आसानी से साफ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय आपके पास में ये वाली कंडीशन बनती है, ये कोण बनता है काफ़ी कम। तो बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट क्लास में